ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट निकालनी है बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये वाला ये इस चीज़ को करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ ऑलरेडी था। लेकिन जैसे कि तुमने देखा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, अपने पास अगर कोई सिमेट्रिकल सिचुएशन आती है, इन दैट केस हम लोग अपना काम गॉस लॉ लगाकर बड़ी आसानी से फटाफट क्विक कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कूलम्स लॉ तो लगाते नहीं है, लेकिन कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को डिराइव किया जा सकता है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से तुम कह सकते हो दोनों इक्वलेंट लॉज हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हम इस लॉ के ज़रिए करते क्या है, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा मकसद है इन सिमेट्रिकल सिचुएशंस। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ये लॉ अनसिमेट्रिकल सिचुएशंस में वैलिड नहीं होगा, बट अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने लॉ भी आ जाता है, बट फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं इस वीडियो में। तो हमारा मकसद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी मैंने लिखा है 2-3 स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे तुम्हारा इन्फिनिटली करंट कैरिंग वायर हो गया, एक इन्फिनिट वायर हो गया, तुम्हारा सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, या फिर एक इन्फिनिट प्लेन शीट हो गई ऑफ अ पर्टिकुलर थिकनेस। ठीक है, ये सारे एक्चुअल में स्टैंडर्ड केसेस हैं एम्पियर्स लॉ के। सबसे पहले लॉ पर आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो लॉ ये स्टेट करता है ऐसा कुछ, B.dl, ये चीज़ तो ऐसी गजब है, μ0I इनक्लोज्ड। ठीक है, अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ। ठीक, तो वो इस सिंबल से ऑलरेडी स्पेसिफाई किया जा चुका है। तो इस चीज़ को अगर तुम रीड करोगे, तो जितनी मेरी इंग्लिश की लिमिटेशंस है, मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़कर बताता हूँ कि ये लॉ बेसिकली बोल क्या रहा है। दिस मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, of resultant magnetic field along a closed path। कुछ नहीं है, बस जो ऊपर लॉ लिखा हुआ है उसको मैं सादी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। तुम किसी भी किताब में, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ओपन करके उसका प्रॉपर फ्रेजिंग देख लेना, उसके लॉ की स्टेटमेंट की कैसी है। ठीक है, खैर मेरी अंग्रेजी थोड़ा सा कच्ची पक्की है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना, अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू μ0 टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड विदिन द पाथ। ठीक, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उस पर थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोग तुरंत। भाई उन्हीं इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मदद से ही तो मैंने ये स्टेटमेंट फ्रेम किया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का बेसिक मतलब क्या है, जैसे अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं ये जैसे एक क्लोज्ड पाथ मैंने उठा लिया। लाइन इंटीग्रल का मतलब है अलॉन्ग द लेंथ, समझे? लाइन इंटीग्रल का मतलब है अलॉन्ग द लेंथ। ठीक है, तो पहले लाइन इंटीग्रल पर बाद में बातचीत करते हैं, उसको मैं कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा दूंगा कि वो चीज़ हो क्या रही है करके, है ना। इसका मतलब हो गया कि भाई अलॉन्ग द लेंथ तुम्हें ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अरे यार, अलॉन्ग द लेंथ, लाइन इंटीग्रल का मतलब है अलॉन्ग द लेंथ। अभी इस लॉ को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको 2-3 बार अप्लाई करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये हमारा मतलब बचाने वाला अभी तक के था कहाँ, समझे? बायोट-सावर्ट लॉ से हमेशा तुम देखना सिचुएशन बिगड़ती ही है। ठीक, मतलब बिगड़ती है इन द सेंस कि उसको इवेलुएट करना, इंटीग्रल्स वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, गंदा काम रहता है। इसका जो इंटीग्रल है इतना मक्खन इंटीग्रल है कि अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन रही, अनसिमेट्रिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं कि ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिकल सिचुएशंस में तो ये तुम्हारी जान बचा लेगा बिल्कुल लिटरली। ठीक है क्या? खैर, लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि इस इंटीग्रल को इवेलुएट हमें अलॉन्ग द लेंथ करना है। ठीक है, नॉट अलॉन्ग द एरिया, नॉट अलॉन्ग द वॉल्यूम, अलॉन्ग द लेंथ हमें करना है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो तुम्हारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, दिस इज़ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लेते हैं 2-4 कंडक्टर्स अगर हैं, है ना, तो उन सारे कंडक्टर्स की वजह से
है ना, जितने भी चाहे कंडक्टर्स हों, उन सारे कंडक्टर्स की वजह से एक सर्टन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल आ रही है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कि एक सर्टन कंडक्टर उसमें छूट गया या फिर ऐसा कुछ इस तरह का नहीं। मतलब जैसे इसको बोलने का ये मकसद है कि भले ही ये लॉ है ना, जैसे तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि आई इनक्लोज्ड है ना, इसमें उन्हीं करंट्स को लिया गया है जो कि एक क्लोज्ड पाथ के अंदर हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ, मान लेते हैं जैसे ये मैंने एक एम्पियरियन लूप बनाया, ठीक है क्या, मानते हैं ये मेरे पास एक एम्पियरियन लूप है ऐसा, तो यहाँ अंदर कुछ करंट है, ये ऐसी कुछ करंट है, ठीक है, ये ऐसा कुछ करंट है ऐसा, ये मान लेते हैं I1 है, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, दिस इज़ I4, ऐसा कुछ है, ठीक है, दिस इज़ I5, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, देखो ये दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज़ कमिंग, दिस इज़ गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है क्या, ये हो गया माइनस के कैप, ये हो गया प्लस के कैप। खैर मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम एम्पियर्स लॉ लगाओगे और लेट से इस पॉइंट पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसा क्रॉस से डिनोट नहीं करते हो ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो इनटू द प्लेन ऑफ द फील्ड जा रही है वो। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं पी पॉइंट पर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो करंट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे लॉ को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, उसमें सिर्फ इंक्लोज्ड करंट्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर जो फील्ड निकल कर आएगी इंक्लोज्ड करंट्स की वजह से, वो इनकी वजह से भी होगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब बोलने का मकसद ये है, सिर्फ एक लाइन में इसको ऐसा समझ लो कि भले ही तुम इंक्लोज्ड करंट्स की वजह से एक्चुअल में लॉ को इस्तेमाल करते हो, है ना, इंक्लोज्ड करंट की मदद से तुम लॉ को लिखते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आउटसाइड द एम्पियरन लूप जो करंट कन्फिग्रेशंस हैं, है ना, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट की फील्ड पर। मतलब ऐसा मत समझना कि जो ये जितने भी करंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनसाइड द एम्पियरन लूप मतलब एक क्लोज्ड पाथ, एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, समझ गए क्या, दिस इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है ये, है ना, दिस इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, ठीक, इसको मैं एम्पियरियन लूप कह रहा हूँ, ठीक है क्या, ऐसा। तो ध्यान से सुनो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास निकल कर आएगी वो एक्चुअल में I1, I2, I3, I4, I5 सबकी वजह से आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इस बात का ध्यान रखना। इसमें ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ I1, I2 और I3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है अपने पास वो आ रही है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये बोलने का तात्पर्य है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर इसके बाजू में मैं एक नोट बना कर लिख देता हूँ, नॉट, है ना, ओनली because of enclosed conductors, ठीक है। ऐसा बोलने का मकसद ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर तुम कैलकुलेट करोगे एम्पियर्स लॉ लगाकर, दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बिकॉज ऑफ ऑल द करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्रेजेंट इन स्पेस, ठीक है, एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स लाइंग इनसाइड द एम्पियरन लूप, ठीक है बात, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ, ये तो इसका तो मतलब ये तो लिटरल मीनिंग तुम्हें ऐसे ही पता ही है, ठीक है क्या। मतलब ऐसा नहीं करना है कि भाई एम्पियरन लूप जब तुम कोई बना रहे हो, एम्पियरन लूप तुमको एक क्लोज्ड पाथ तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे अगर तुम कोई मान लेते हैं, एक तुम्हारे पास एक, मैं इसको करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो, जैसे कि इसमें एक साइन कन्वेंशन भी इन्वॉल्व है, समझे। तो उस साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ी पहले बातचीत कर ली जाए, है ना, और थोड़ा किस तरह से इस लॉ को लगाया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड कन्फिग्रेशन है, ऐसा, इससे सिंपल तो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है क्या। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। मैं एक एम्पियरियन लूप चूज़ कर लेता हूँ, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, ठीक है बात, ये ऐसा एक स्क्वायर शेप्ड है ना, इसकी ये लेंथ मैंने ए मानी है, स्मॉल ए, इसको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 ऐसा। ये एक मैंने एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ अज्यूम की है, उसे मैं एम्पियरियन लूप कह रहा हूँ, ठीक है क्या। ये दिस इज़ एम्पियरियन लूप। तो अभी बस मैं तुम्हें एक्चुअल में वो लॉ लगा के अप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस, उससे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, उससे तुम्हें और कुछ बातें भी समझ में आ जाएगी, साइन कन्वेंशन वगैरह भी तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है करके, ठीक है। इसमें देखो
साइन कन्वेंशन इस तरह से इन्वॉल्व है, जैसे बी डॉट डी एल पहले तो तुम निकालना सीखो, समझे क्या? सबसे पहला काम क्या करो तुम, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग वो चीज़ निकालनी सीखो पहले तुम, ठीक है? इसको कैसे इवेलुएट करोगे सिमेट्रिकल सिचुएशंस में, ठीक? उसके बाद फिर मैं तुमको इसका आर एच एस भी इवेलुएट करना सिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है? इसको इवेलुएट करने में साइन कन्वेंशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? साइन कन्वेंशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर एच एस, ठीक है? और जो एल एच एस है उसको कैसे इवेलुएट करते हैं वो देखो पहले ज़रा ध्यान से। जैसे इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड कन्फिग्रेशन तुम्हारे पास स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, और एम्पियरन लूप भी हम लोगों ने, वो तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरह से चूज़ करते हो एम्पियरन लूप। जाहिर सी बात है, जिस तरह की सिमेट्रिकल सिचुएशन, जिस तरह का जिस तरह का करंट कैरिंग कन्फिग्रेशन तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, उसमें जिस तरह की सिमेट्री तुम्हारे पास होगी। अब जैसे अगर करंट कैरिंग वायर है तो तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है? तो उसमें सिलेंड्रिकल एम्पियरन लूप तुम उठाओगे, ठीक है क्या? तो अभी मैंने एक ऐसा एक गिवन जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से एक सादा एम्पियरन लूप बना लिया है, उसमें बस मैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल इवेलुएट करना चाहता हूँ, ठीक है क्या? ऐसा ये चीज़ बस मैं इवेलुएट करना चाहता हूँ। ऐसा किस तरह से करोगे उसको देख लो पहले तुरंत। इस चीज़ का मतलब क्या है? ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये जो गोला वाला मार के बना हुआ है, इसका मतलब है कि अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ, ठीक है? तो अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ अगर तुमको इवेलुएट करना है तो तुम उसको कैसा ब्रेक कर सकते हो, देखो किस प्रकार से। ऐसा 1 से 2 इंटीग्रेट करो, फिर 2 से 3, देन 3 से 4 एंड देन फिर 4 से 1। ऐसा ये होता है इंटीग्रल को इवेलुएट करना अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है? जैसे अगर मुझे साइन कर्व का एरिया मान लेते हैं निकालना है, बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? 0 से मान लेते हैं 2 पाई निकालना है, ऐसा 0 पाई 2 पाई ऐसा। तो मैं 0 से पाई निकाल सकता हूँ, प्लस फिर पाई से 2 पाई निकाल सकता हूँ, ऐसा, और फिर एडअप कर सकता हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है इस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? कि तुम उसको तोड़ सकते हो। खैर, इस तरह से तोड़ने का फ़ायदा क्या मिलता है तुम्हें? बिकॉज यू कैन वेरी वेल सी, एक अंधा भी देख सकता है कि 1 से 2 में मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ना, और जिस पाथ के अलॉन्ग मैं चल रहा हूँ उसमें देखो कैसा चल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जब तुम चलोगे तो ये डी एल की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, समझ गए? और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ही है, ये देखो, ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, समझ रहे हो? तो बी डॉट डी एल जब तुम इवेलुएट करोगे तो तुमको बड़ी आसानी से इवेलुएट होकर मिल जाएगा, ठीक है? तो मैंने 1 से 2 ही क्यों चुना है, 1 से 3 क्यों नहीं चुन लिया डायरेक्ट? क्योंकि भाई 1 से 3 अगर चुन लूँगा तो इसमें 2 अलग अलग तरह का पाथ आ रही है ना, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। एक पाथ में देखो थीटा कितना बन रहा है तुम्हारे पास 0 डिग्री, और दूसरी पाथ में देखो थीटा कितना बन रहा है तुम्हारे पास 90 डिग्रीज, ठीक है? तो 1 से 2 वाली पाथ के लिए ध्यान से देखना, 1 से 2 वाली पाथ के लिए मेरे पास बी डॉट डी एल जब मैं इवेलुएट करूँगा तब उसमें मेरे पास थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, ठीक है? बी डी एल है ना, और कॉस ऑफ 0 डिग्री, ऐसा बड़ा छोटा छोटा लिखा, लेकिन होपफुली क्लियर है, बोल भी तो रहा हूँ ना मैं, ठीक है? अच्छा, अभी जब 2 से 3 तुम ये काम इवेलुएट करोगे तब कैसा होगा, इसको क्लियर कट लिखते हैं यार थोड़ा अच्छे से, और है ना भाई, कन्फ्यूजन जब नहीं है तो क्लियर क्लियर लिखते हैं ना अच्छे से बढ़िया से, ठीक है? यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले 1 से 2 ऐसा बी डॉट डी एल, ये कितना रहेगा देखो, इसको तुम ऐसा करो, मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी है, बी डी एल और फिर कॉस ऑफ 0 डिग्री, ऐसा ये हो गया तुम्हारे पास 1 से 2, ठीक है? अब कॉस 0 तो सबको पता है 1 है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कांस्टेंट है उस पूरी पाथ के लिए, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ठीक है? 1 से 2 तक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, अभी इंटीग्रल डी एल क्या होगा, 1 से 2 जब तुम करोगे तो वो चीज़ कितनी आएगी तुम्हारे पास, बी ए, है ना? वो सारे डी एल डी एल डी एल डी एल जब तुम एडअप करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, पाथ लेंथ, यानी कि ए स्मॉल है, ठीक है? तो सिमिलरली अब जब तुम 2 से 3 करोगे बी डॉट डी एल, तो वहाँ पर देखो तुम जो एंगल बन रहा है ना डी एल और बी का, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 90 डिग्रीज। तो ये चीज़ तुम इसको तो ये 0 उड़ा लो, ठीक है? 2 से 3 यहाँ तुम देख सकते हो, ये है तुम्हारा डी एल, ठीक है? और ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा 90 डिग्री बन रहा है। तो वही चीज़ जब तुम 4 से 1 आओगे तब भी तुम्हारे पास 90 डिग्री बनेगा। 3 से 4 जब तुम जाओगे तो यहाँ देखो ये बना तुम्हारा डी एल, ठीक है? और ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। तो अभी जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 180 डिग्रीज, ठीक है? फॉर पाथ 3 to 4, ठीक है? तो इवैल्यूएशन जब तुम करोगे, यहाँ देखो ये 3 से 4 बी डॉट डी एल, ये कितना बैठेगा, बी डी एल कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, 3 से 4 ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास,
माइनस बी ए, ऐसा इवेलुएट तो कर ही सकते हो यार, डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा चैप्टर खा के आए हो, ठीक है क्या? खैर, और उसके बाद फिर जब तुम 4 से 1 जब तुम इसको करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, जब तुम 4 से 1 इस इंटीग्रल को इवेलुएट करोगे, है ना, तो वो 90 डिग्री बन रहा है तुम्हारे पास। ये देखो, ये डीएल हो गया तुम्हारे पास, डीएल हो गया, और ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, ऐसा। तो अगेन 90 डिग्री बन रहा है, तो वो तो मैं डायरेक्टली ज़ीरो कर दे रहा हूँ, फिर उसको कुछ करने का मतलब नहीं है, ठीक है क्या, ऐसा। तो ध्यान दोगे, तुम्हारे पास अलोंग द क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो हो गया देखो, ये हो गया बी ए, ठीक है क्या, ये हो गया ज़ीरो, और ये हो गया माइनस बी ए, और फिर अगेन ज़ीरो, ऐसा। जब तुम सब कुछ ऐडअप करोगे कितना आएगा देखो, बी ए प्लस ज़ीरो ना, माइनस बी ए प्लस ज़ीरो, ये चीज़ आ रही है मेरे पास शून्य, ऐसा, ठीक है। नाउ तो अभी बस हम लोगों ने अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करना सीखा है बस, और वो भी मैंने बहुत ही सादी सिंपल सी एक पाथ ली थी, कोई ऐसा हाई फंटोज कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। अभी उस लॉ को एक बार अच्छे से और एनालाइज करते हैं कि वो बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो। तो इस लॉ का ये कहना है कि लाइन इंटीग्रल, अभी तुमने देखा कि अलोंग अ पाथ हम लोग लाइन इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं। अब जैसे अगर कोई तुमसे ये बोले कि लेट्स से, है ना, इसके अलोंग मान लेते हैं, जैसे ये एक तुम्हारे पास है एक सर्कुलर पाथ है, लेट्स से रेडियस इसका स्मॉल आर है, बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करके बताओ, ऐसा, ये कितना होगा, समझ गए। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास ये यहाँ पर एक करंट का सोर्स है, ठीक है, ये करंट का सोर्स है तुम्हारे पास, आई करंट ऐसी जा रही है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा, ठीक है। और कोई तुम्हें बोलता है कि इस पाथ के लिए आप बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करके बताइए, ठीक। तो यहाँ बड़ी आसानी से तुम कर सकते हो, किस प्रकार से भाई, आर रेडियस पर मुझे तो पता है ना मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है, टेंजेंशियल रहती है, और किसके बराबर रहती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के बराबर रहती है ना, वाया बी एस एल, ठीक है क्या, ये वाया बायोट-सावर्त लॉ, इसको तो डिराइव किया है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दिस इज़ एन इन्फिनिट वायर, ठीक है, ये इन्फिनिट वायर है ना, इन्फिनिट वायर जिसमें कि जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जा रही है। तो इसके लिए अगर कोई बी डॉट डी एल अगर इवेलुएट करने के लिए अगर मुझे कहेगा तो मैं बड़ी बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। किस प्रकार करूँगा, देखो ज़रा, यहाँ पर तुम्हारे पास देखो जो फील्ड है वो ऐसी है, ये तुम्हारी फील्ड हो गई, ठीक है, और ये तुम्हारा डी एल हो गया, ये देखो ये डी एल हो गया, ये B1 ये DL1, ऐसा समझ गए क्या, ये आर दूरी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो ऐसी रहेगी, और DL2 तुम्हारा ऐसा है, अलोंग द पाथ तुम ट्रैवल कर रहे हो ना बढ़िया से, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा जो तुम ट्रैवल करना किसी भी एम्पियरियन लूप के अलोंग, क्लोज पाथ के अलोंग, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही ट्रैवल करना, समझ गए क्या। वैसे अभी इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करने में इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, ठीक है क्या, लेकिन जो RHS रहेगा ना तुम्हारा म्यू नॉट आई इनक्लोज, जब उसको तुम इवेलुएट करोगे तब उसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही ट्रैवल किया हुआ ही एक्चुअल में, मैं उस पर आता हूँ, बाद में आता हूँ, अभी फिलहाल हम लोग इंटीग्रल बी डॉट डी एल इवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो अलोंग द क्लोज्ड पाथ जब तुम इसको इवेलुएट करोगे तो यहाँ देखो एक और, जब तुम ऐसा जा रहे हो डी एल बनाते हुए, है ना, तो ये देखो ये DL3 हो गया, यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसको B3 बोल देता हूँ। अपने को पता है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 B2 B3 वो सारी की सारी तो एक समान है, ठीक है, B1 B2 B3 ये सारी की सारी एक समान है, किसके बराबर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब तुम ये क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना, ये बी डॉट डी एल जब इवेलुएट करोगे तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, B1 DL1 कॉस ऑफ θ1, है ना, प्लस B2 DL2 कॉस ऑफ θ2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही तो है ही है। अब θ1 θ2 सब तो तुम्हें पता है 0 डिग्री है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारे DL के डायरेक्शन में ही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो टेंजेंशियल ही है ना, DL1 DL2 DL3 ऐसा है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है तुम्हारे पास और तुम ट्रैवल भी टेंजेंशियल ही कर रहे हो, तो ये सारे के सारे 0 डिग्री के बराबर ही है। अच्छा, B1 B2 वो सब भी बराबर ही है, तो इसमें ये चीज़ किसके बराबर हो जाती है, B DL1 प्लस, है ना, B DL2 प्लस B DL3 ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, बिंदास, ठीक है क्या। तो इसमें ये B को तो तुम कॉमन निकालो,
ये DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 ऐसा, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। अब सारे जो DL का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, इन्फाइनाइट समेशन, भाई लेंथ ऑफ द पाथ, और कितनी लेंथ ऑफ द पाथ तुम्हारे पास है टोटल 2πr, ये हो गया ख़त्म, b टाइम्स 2πr ऐसे, ठीक है बात। ये तो बहुत ही मतलब आसान सा सिनेरियो है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा अभी अब मेरे ख्याल में हाँ, अगर किसी ने तुम्हें बोला कि अब ये रैंडम पाथ का अगर तुम निकालो b.dl ऐसा कुछ, ये ऐसा है ना, ये ऐसा, इसका इंटीग्रल b.dl कैसे इवेलुएट करोगे, तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो नहीं कर पाओगे, है ना। अगर कोई ऐसे रैंडम पाथ के लिए अगर बोलता है कि भाई आप निकालिए, यहाँ पर ये मान लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है तुम्हारे पास अंदर इनसाइड, और फिर अगर कोई बोल रहा है कि b.dl आप निकालो, तो वो नहीं निकाल पाओगे तुम, ठीक है। अच्छा उसके लिए फिर तुम्हें RHS चाहिए, मतलब ये मत बोलना कि सर वो μ0 I इनक्लोज के बराबर तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा मतलब वाया इंटीग्रेशन, ठीक है, वाया इंटीग्रेशन ऐसा अगर कोई तुम्हें निकालने के लिए बोले तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, उसमें तुम सीधा मुकर जाइए, ठीक है के बाद। अच्छा अब मेरे ख्याल में वाया इंटीग्रेशन जो LHS है ना, कहाँ गया लॉ अपना, कहाँ है, हाँ ये चीज़ जो इवेलुएट करनी है अपने को, वाया इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कैसे इवेलुएट होगा, वाया इंटीग्रेशन, उसकी तुमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है, वो चीज़ अब तुम कर लोगे, उसमें तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है क्या। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसको मैं अगर समराइज़ करूं तो कुछ इस प्रकार से करूंगा, इंटीग्रल b.dl मेरे पास होता है अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I इनक्लोज। अभी तक के जितना काम मैंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ LHS को सिंप्लीफाई करने वाला ही किया है, अभी तक के मैं RHS में गया ही नहीं हूँ। तो LHS की जो सिंप्लीफिकेशन है वो होपफुली तुम्हें क्लियर हो गई होगी। RHS की जो सिंप्लीफिकेशन है उसको देखो कैसे किया जाता है। तो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, तो वो RHS को इवेलुएट करना दिस इज़ डैम इजी, मतलब बहुत बहुत खतरनाक आसान काम है वो। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें जो मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर वाला जो करंट है उसको तुम पॉजिटिव उठाना, और जो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है उसको तुम नेगेटिव उठाना, ठीक है क्या। ये साइन कन्वेंशन तुमको फॉलो करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। इस चीज़ को मैं लिखवा भी दूंगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये वाला सिनेरियो है, ठीक, तो अगर कोई तुमसे पूछे इंटीग्रल b.dl की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ठीक, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, μ0, और ऐसा अज्यूम ही किया जाता है कि तुम एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। मतलब अगर कन्वेंशन अगर तुमको नहीं भी दिया हुआ है सवाल में तो यही एकदम स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, मान के चलना कि उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रैवल कर रहे हैं, और उसमें आउटवर्ड जो करंट है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव उठाया है, और जो इनवर्ड जो करंट है उसको हम लोगों ने नेगेटिव उठाया, ठीक है, बात ध्यान रखना। तो इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ चलती है। साइन कन्वेंशन इसको बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन से ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग साइन कन्वेंशन ले लेते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। ये साइन कन्वेंशन लेना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा ही समझे। मतलब ऐसा इसीलिए बिकॉज जो आउटवर्ड करंट रहती है ना, मतलब जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द करंट जो जाती है उसके लिए, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो एक्चुअल में तुम्हारा कैसा रहेगा, वो देखो जो उसकी डायरेक्शन रहेगी वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनती है, समझे। तो अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तभी तुम्हारा वो b और dl वाला जो है वो कैसा cos 0 आएगा, वरना फिर cos 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा मत समझना कि हम कोई, तुम जब इसका प्रूफ देख लोगे तब ये चीज़ तुम्हें और क्लियर हो जाएगी अच्छे से। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है साइन कन्वेंशन लेना, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तुम μ0 I इनक्लोज इवेलुएट करोगे, पहले इवेलुएट करके दिखा देता हूँ मैं तुमको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। μ0 टाइम्स, अभी देखो ये एम्पियरियन लूप है मेरा, ये ऐसा है ना, ये ऐसा। अच्छा तो आउटवर्ड करंट कितने से हैं, देखो I1 है, I2 है, उसको मैंने प्लस साइन के साथ उठाया, और जो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जो करंट जा रहा है उसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ उठाया। इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से लॉ अप्लाई किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम इसमें कोई दूसरा साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कि -I1 -I2 प्लस I3 ऐसा लिख लिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसा इसीलिए है बिकॉज जब हम लोग क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तब तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो
अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रैवल करोगे तभी वो बी और डी एल वाला जो डायरेक्शन है वो मैच करेंगे और कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या? ऐसा क्लियर है? खैर, अच्छा अब देखो ये सिमेट्रिकल सिचुएशंस में क्यों यूज़फुल है? बिकॉज ये वाला जो इंटीग्रल है ये तुम सिमेट्रिकल सिचुएशंस में ही इवेलुएट कर पाओगे, ठीक है? जैसे सिमेट्रिकल सिचुएशंस रहेगी ना तो ये वाली चीज़ बड़ी आसानी से इवेलुएट हो जाती है। और आरएचएस तो कोई भी इवेलुएट कर सकता है, ठीक है? आरएचएस तो मतलब हलवा है वो तो बिल्कुल ही, ठीक है क्या? अच्छा, तो अब जब तुम एलएचएस इवेलुएट करना सीख गए हो, आरएचएस इवेलुएट करना सीख गए हो, आरएचएस के बारे में मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में लिख देता हूँ वरना वो चीज़ गड़बड़ा जाएगी, ठीक है? वाइल यूजिंग एम्पियर्स लॉ, इसमें मैं कहीं भी साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ हेडिंग, मैं इसमें ये एक तरह के इसको एक तरह से इसको एज अ रूल बता रहा हूँ तुम्हें। इफ़ यू ट्रैवल in anti-clockwise sense take, ऐसा लिख देता हूँ है ना, पॉजिटिव ठीक है, ये बस हो गया। इफ़ यू ट्रैवल क्लॉकवाइज, इफ़ यू ट्रैवल इन क्लॉकवाइज सेंस, भाई ट्रैवलिंग का जो डिसीजन है किस सेंस में तुम ट्रैवल कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जिस भी सेंस में तुम ट्रैवल करो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करंट की साइन लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? इफ़ यू ट्रैवल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेक इसको फिर पॉजिटिव उठाना, ठीक है बा? मतलब ऐसा अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज़ पॉजिटिव, और अगर तुम ऐसा ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है? और उसमें दिस इज़ टू बी फॉलोड, ठीक है? अपन मतलब डायरेक्टली अब भाई एक तुम इसको कह लो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सा बन ही गया है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही ट्रैवल करना है, ठीक है? तो बार बार मेरी तो आदत ऐसी लिख कर बन गई है कि भाई जो करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है उसी को पॉजिटिव उठाना है, ठीक है? खैर, तो यहाँ देखते हैं एक चीज़ है इसमें ट्रैवलिंग सेंस के बारे में। अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यहाँ पर ट्रैवल करते, कहाँ गया वो, तो उसमें अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर ट्रैवल करोगे ना तो मामला बिगड़ेगा यार, ठीक है क्या? मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है? मामला बिगड़ेगा। तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही ट्रैवल करना, ठीक है क्या? इस चीज़ को हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है? ठीक है, तो ट्रैवलिंग का जो सेंस है ना, मैं मतलब कन्फ्यूजन कम रखना चाह रहा हूँ, बस ये एक बात है, समझे? तुम कर सकते हो एक्चुअल में ट्रैवल, ठीक है? उसको रहने दो, फिर रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? रहने दो, कोई इशू नहीं है। मतलब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब फिर कैसा है कि कभी वो क्लॉकवाइज फिर कभी वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे, तो उसमें फिर कहीं तुम ऐसा सिली मिस्टेक ना कर दो, इसलिए मैं एक्चुअल में हटा रहा था, समझे? जैसे मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर अगर बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, जैसे लेट्स से तुम्हारे पास
एक इन्फिनिट करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं मुझे यहाँ पर निकालनी है, आर दूरी पर निकालनी है। हम सबको पता है वो म्यू नॉट आई बाई 2πr होती है। ठीक, मैं अपना पॉइंट रखने के लिए, बताने के लिए ये कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन का यूज़ करके तुमको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करने से तुम कैसा लिखोगे और क्लॉकवाइज ट्रैवल करने से तुम कैसा लिखोगे। मैंने देखो एक एम्पियर एंड लूप कैलकुलेट, एम्पियर एंड लूप एक्चुअल में यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, एम्पियर एंड लूप मैंने एक ड्रॉ किया है इस पॉइंट से गुजरता हुआ जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अरे यार रॉबी, हाँ, तो मुझे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक इन्फिनिट करंट कैरिंग कंडक्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पर, जो कि आर दूरी पर लोकेटेड है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही सादा सा बच्चा छाप सवाल है। ठीक है, एक बार अच्छा, अब देखो क्या है, इस चीज़ को अप्लाई करना है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड ऐसा। तो एक बार अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर तुम चलते हो, ट्रैवर्सिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसी होगी देखो सिचुएशन तुम्हारे पास। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना यहाँ पर, वो बन रही है देखो ऐसी कुछ, समझे, और तुम चल कैसा रहे हो ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। अब राइट हैंड रूल से इतना तो पता है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हाँ वो तुमको पता है, वो राइट हैंड रूल से आ जाता है वो। इसमें ऐसा मत उचकना कि सर आपको कैसे पता चला कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, और राइट हैंड रूल से इतना तो अपने को पता है कि राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है ना, और डायरेक्शन फील्ड का ऐसा टेंजेंशियल रहेगा ऐसा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर तुम ट्रैवल करोगे तो देखो क्या होगा, ये चीज़ आएगी तुम्हारे पास बी डॉट डी एल, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, बी और डी एल दोनों की डायरेक्शन क्योंकि एक समान है। ठीक है, ये तुम ऐसा लिख लो, बी डी एल कॉस ऑफ ज़ीरो, समझ गए ऐसा। ये अलॉन्ग द क्लोज पाथ तुमको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या होगा, बी को तुम बाहर निकाल लोगे क्योंकि हर पॉइंट पर है ना, सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पर फील्ड इज सेम। ठीक है, तो उसको तुम बी को बाहर निकाल लो। अब डी एल को जब इंटीग्रेट करोगे पूरा अलॉन्ग द क्लोज पाथ, तो वो चीज़ 2πr आ जाएगी ऐसा, बी टाइम्स 2πr। ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज साइंस में अगर तुमने ट्रैवल किया है तो जो करंट है आई दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको जब तुम लिखोगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, है ना, यही तो है तुम्हारा एम्पियर्स लॉ। ठीक है, दिस इज एम्पियर्स लॉ। तो उसमें कैसे लिखोगे इसको, LHS जो इवेलुएट हुआ है तुम्हारा वो कितना हुआ है, ये देखो ये LHS है ना तुम्हारा, ये कितना इवेलुएट हुआ है 2πr ऐसा कुछ, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, इसको मैं लिखूँगा प्लस आई ऐसा। तो यहाँ तुम देख सकते हो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, म्यू नॉट आई बाई 2πr ऐसा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, क्लियर है। अच्छा, नाउ अगर मान लेते हैं अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ट्रैवल अगर किए होते तब क्या होती है सिचुएशन। देखो ज़रा, ट्रैवर्सिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस, मामला कुछ ऐसा रहा होता, ये मेरा बन गया एम्पियर एंड लूप। ठीक है, करंट तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर ही जा रही है। ठीक है, क्या यहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा अभी तुम किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है। ठीक है, क्या ऐसा वहाँ पर राइट हैंड रूल से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो राइट हैंड रूल से वो तो ऐसी ही रहेगी। अब तुम एक्चुअल में पगले सामान उल्टा चल रहे हो ऐसा। ठीक है, ये डीएल इस तरह से बनाकर चल रहे हो, समझ गए क्या। हर पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर तुम लेकर चलो तो मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारे पास ऐसी ही आने वाली है। तुम एक्चुअल में कैसा जा रहे हो, क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दैट केस जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर हर बार एंगल कितना बन रहा है तुम्हारे पास 180 डिग्री का ऐसा।
तो जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे ना क्लोज्ड पाथ के लिए, तब ये चीज़ देखो ऐसी आ जाएगी तुम्हारे पास, बी डॉट डी एल है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, बी डी एल कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बी तो हर पॉइंट पर सेम है, उसको तुम बाहर निकाल लो, कॉस 180 वो हो गया तुम्हारे पास -1, ठीक है। और डी एल का ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल तुम्हारे पास है, दिस इज़ नथिंग बट -b, ये 2πr ऐसा आ गया तुम्हारे पास, ठीक। नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या लिख सकते हो तुम, b -b टाइम्स 2πr है ना, ये चीज़, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ये -i, क्योंकि अभी तुम क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो, इसीलिए जो आउटवर्ड करंट रहेगा तुम्हारा उसको तुम नेगेटिव लोगे, ठीक है बात। अच्छा, तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ -b टाइम्स 2πr इज़ माइनस ऑफ म्यू नॉट आई, तो माइनस माइनस हटा लो, इससे b की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं किसी को ये राइट हैंड रूल पता ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, तो तुम एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आ जाती है अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, तो उसमें जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम की है मैग्नेटिक फील्ड की वो सही होगी, और अगर नेगेटिव आती है तो उसमें फिर जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम की है उसका उल्टा फिर अज्यूम कर लेना, ठीक है। जैसे अगर किसी को पता नहीं है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो उसने मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी लेकर चला, वो ऐसा उल्टा लेकर चला, समझे, तो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बी की वैल्यूज़ की आएगी वो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है क्या बात, ऐसा। खैर, इस पर जितना बेसिक लेवल पर एम्पियर्स लॉ पर मैं डिस्कशन कर सकता था वो मैंने किया है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है क्या, लॉ को। खैर, तो इसमें और कुछ ऐसा तो साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत करने लायक नहीं है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी तुमको, जब तुम साइन कन्वेंशन एक्चुअल में तुमको इंटीग्रेशन के वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी और RHS के वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर RHS एंड LHS बोथ, ठीक है क्या, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन DL तुम उसी से निर्धारित करोगे ना, अगर मान लेते हैं तुम क्लॉकवाइज अगर ट्रैवल कर रहे हो तो DL की फिर अलग डायरेक्शन होगी, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो तो फिर DL की डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इन चीज़ों को भी मैं लिखवा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन हाउ डज इट अफेक्ट, अगर मान लेते हैं तुम ऐसा अगर चल रहे हो, ठीक है बात, तो उसमें जो DL रहेगा तुम्हारा वो कैसा रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारी एम्पियर एंड लूप है, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर इंटीग्रेट कर रहे हो, सेंस ऑफ इंटीग्रेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तुम्हारा, तो DL तुमको ऐसा उठाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ये रहेगा DL1 DL2 ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, समझ रही है, DL3 ऐसा, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम ये एम्पियर एंड लूप है तुम्हारा, ठीक है क्या, और इसमें अगर तुम क्लॉकवाइज सेंस ऑफ इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा है, क्लॉकवाइज सेंस है ऑफ इंटीग्रेशन, तब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये हो गया फिर ये DL1 DL2, ठीक है, DL3 ऐसा, ठीक है बात। इस साइन कन्वेंशन को अगर तुम फॉलो करोगे तो बढ़िया, तुम्हारा आंसर सब बढ़िया आएगा, सब मतलब अब तो पता ही है तुम्हें कैसे और किस तरह से करना है, ठीक। अच्छा, ये तो रहा फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ये, ठीक, उसके लिए साइन कन्वेंशन ये रहा। अगर मान लेते हैं तुम फॉर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इसके लिए साइन कन्वेंशन कैसा यूज़ करना, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल, ठीक है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल, ठीक है बात, ऐसा। तो इसी चीज़ को तुम याद रखना बस,
वो जबरन दो दो चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में वो दोनों ठीक से जमता नहीं है अपना, ठीक है क्या? खैर ठीक है बातें सारी। तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल अगर तुम कर रहे हो तो उसमें जो आउट करंट रहेगा उसको पॉजिटिव उठाना है, बस बात खत्म, ठीक है। अगेन फिर से, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो तो जो आउट करंट रहेगा उसको पॉजिटिव उठाना है, बस बात ओवर है, ठीक है बात। अच्छा इसमें इसके अलावा कुछ और बातें ऐसा थोड़ी सी नोट करने वाली हैं, उसमें वो ध्यान रखना उन बातों का, ठीक है क्या? उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल करके हम लोग इस वीडियो को ओवर करेंगे, ठीक है। प्रूफ मैं तुम्हें अगले वाले वीडियो में दे दूंगा, दैट प्रूफ इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है क्या? बट फिर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि करंट मस्ट बी डीसी, ठीक है। करंट शुड नॉट बी एसी, शुड नॉट बी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और जो मटेरियल होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टर शुड बी नॉन मैग्नेटिक, ठीक है बात। कॉपर हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, कॉपर इज़ नॉन मैग्नेटिक, है ना, आयरन वगैरह नहीं उठाने का, ठीक है। दूसरा और जैसे करंट वगैरह बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे मैंने सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें मतलब ज़रूरी नहीं कि करंट कैरिंग कंडक्टर ही हो, इट कैन बी अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एज वेल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। एनक्लोज्ड करंट इज़ नॉट नेसेसरी, एनक्लोज्ड करंट इज़ नॉट नेसेसरी, बीम of charged particles भी हो सकते हैं, ठीक है क्या? may also constitute current, ठीक है, ध्यान रखोगे। तुम्हें एक्चुअल में फील्ड पैटर्न पता होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। और उसके बाद फिर तुम्हें अपना जो भी चॉइस है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का वो फिर तुम्हें उठाना पड़ेगा, समझ गए? फील्ड पैटर्न के बारे में तुम्हें एक्चुअल में अगर पता नहीं है तो मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है क्या? मतलब सिमेट्री इज़ नेसेसरी, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल वाला पार्ट, ठीक है। सिमेट्री इज़ नेसेसरी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा इन्फिनिट वायर के लिए तुमने अभी तक के देखा है ना कि भाई फॉर इन्फिनिट वायर उसमें सफिशिएंट सिमेट्री रहती है, ठीक है, दिस हैज़ सफिशिएंट सिमेट्री, इसीलिए तुम वहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पर अगर तुम्हारे पास फाइनाइट वायर है तब तुम्हें फिर वो नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। यू यूज़ BSL ओनली, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ का तुम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल? μ0I/4πr², है ना, DL क्रॉस R कैप। ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना आसान रहता है, ऐसा कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ऐसा, ठीक है बात। यूज़ BSL, है ना। इन्फिनिट वायर में तुम्हारे पास सिमेट्री है बट है ना, फाइनाइट वायर में नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक। अच्छा तो इसके बाद वाले वीडियो में, अच्छा एक प्रूफ वाला वीडियो इसका देख लेना कि एम्पियर्स लॉ का प्रूफ कैसे आता कैसे है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई भी अगर रैंडम पाथ अगर रहती तो उसमें तुम एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअल में लगा सकते थे। प्रूफ जो मैं बोल रहा हूँ है तो कुछ नहीं, साला 2 लाइन की चीज़ है वो, है ना, तो उसको कैसे लगाया जाता है उसको भी तुम देख लो, है ना, ठीक है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही पॉइंट है, इसी के लिए एक्चुअल में मैंने तुम्हें नोट लिखवाना शुरू किया था, ध्यान दो। जैसे एम्पियरल लूप अगर तुम्हारे पास है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ये लेट्स से एम्पियरल लूप है, तो इसमें ये करंट एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे एम्पियरल लूप के, प्लेन ऑफ एम्पियरल लूप के परपेंडिकुलर ही हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो क्या? ये चीज़ तुम्हें कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान दोगे।
बिकॉज कॉमन सेंस है, स्ट्रीट स्मार्टनेस है और कुछ नहीं। तो जैसे अगर एम्पियरन लूप मान लेते हैं ये I1 है ऐसा, समझ गए, और ये मान लेते हैं प्लेन ऑफ द पाथ है, ठीक है। जो एम्पियरन लूप है ना तुम्हारा, ये दिस इज प्लेन ऑफ पाथ, ठीक है, दिस इज पाथ, दिस इज प्लेन ऑफ पाथ, ऐसा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि उसमें जो करंट है तुम्हारा वो परपेंडिकुलर ही रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं ये तो एक करंट ऐसी भी जा रही ऐसा, समझे, ये ऐसा नहीं, तो सब इन्फाइनाइट वाले हैं, सब समझ गए क्या, इन्फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं सब। ये I2 ऐसा जा रहा है, लेट्स से सर्टेन एंगल थीटा बनाते हुए ऐसा, तब क्या करोगे, उसमें ऐसा मत कर देना कि ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो कि अक्सर लोग करते हैं जिनको पता नहीं होता। इंटीग्रल B.dl जब तुम लिखोगे तो म्यू नॉट I1 प्लस I2 ऐसा ही लिखना, समझे, इसको ऐसा मत करना म्यू नॉट I1 प्लस I2 कॉस थीटा, इसमें करंट का कंपोनेंट वगैरह मत ले लेना, समझ गए बात। ये चीज़ के बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी क्योंकि टाइम ओवर हो गया, 6 बज गए हैं, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वाले वीडियो में जब डेरिवेशन इसका करूँगा, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा वो, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उस वक्त इस चीज़ के बारे में और अच्छे से डिस्कशन कर लूँगा मैं, ठीक है। इसमें इस बात का ध्यान रखना कि उसमें करंट का कंपोनेंट वगैरह मत ले लेना, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। बात करंट का कंपोनेंट वगैरह मत ठोक देना, ठीक है। तो it is not necessary that currents are always perpendicular to the plane of the path, ठीक है। it is not necessary, ध्यान रखोगे, it is not necessary that current is perpendicular to plane of closed path, ठीक है बात, ध्यान रखोगे इस बात का, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। लेकिन इस कैटेगरी का सवाल एक्चुअल में कभी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कॉस थीटा वगैरह वाली हिमाकत कभी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर ये चीज़ें पता है तो एक अपर हैंड रहता है ना अपना, कि भाई तू इसमें क्या पूछ सकता है, मैं भी तो देखूँ ज़रा, ठीक है। खैर, तो इसके अलावा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है क्या, वो तुम्हें कर लेना चाहिए। यहाँ देखो, जैसे इसमें देखो तुम्हारे पास मामला कैसा है, फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन सेवरल कंडक्टर्स दैट कैरी करंट्स थ्रू द प्लेन ऑफ द फिगर, अच्छी बात है भाई। द करंट्स हैव मैग्नीट्यूड्स, I1 की वैल्यू दे रखी 4, I2 की वैल्यू दे रखी, I1 हो गया 4, I2 की वैल्यू दे रखी 6 और I3 की वैल्यू दे रखी 2, ऐसा, ठीक है। इतना एम्पियर्स भाई तीनों की करंट्स की वैल्यू दे रखी है। इन द डायरेक्शंस शोन 4 पाथ्स लेवल A to D आर शोन, ठीक है। व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल फॉर ईच पाथ, अरे वाह, ईच इंटीग्रल इन्वॉल्व्स गोइंग अराउंड द पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो अपन इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं, इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आउट वाला करंट पॉजिटिव, इन वाला करंट नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात, अच्छा। तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तुम्हें ये जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है ये इवेलुएट कर करके बतानी है फॉर A, B, C एंड D, ऐसा, ठीक है। लूप्स A, B, C एंड D, तो लूप कौन सा हो गया अपना, लूप्स है ना, लूप कर लेते हैं इसको, लूप A, ठीक है, और उसके लिए जो वैल्यू रहेगी B.dl की, ऐसा। लूप A देखो कौन सा है, इसके साले के तो अंदर करंट ही नहीं है करंट ही नहीं है तो जीरो हो गया है, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, तो कितना हो गया, म्यू नॉट 0 बराबर 0, क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा लूप देखो, ये इस तरह के झंडू सवाल रहते हैं, CT वगैरह में भी इस तरह के झंडू सवाल रहते हैं, मेंस वगैरह में भी इस तरह के झंडू सवाल आ जाते हैं बहुत बार। अब देखो B वाला लूप किधर है, कहाँ गया भाई, B किधर है, हाँ ये रहा B, देख रहे हो क्या। तो इसमें क्या करना है, ये हो गया म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट माइनस I1 इंटू करंट है तुम्हारे पास, उसको नेगेटिव उठाते हैं अपन। C वाला देखो तुम्हारे पास क्या है यार, इतना चरसी सवाल दिया है ये, इधर देखो यहाँ ये है तुम्हारा C वाला लूप, तो C वाले लूप के अंदर देखो I1 है I2 है, ये तो मेरे ख्याल में यार क्या बोलूँ मैं, तो म्यू नॉट I इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा भाई, माइनस I1 प्लस I2, ऐसा,
ठीक है। सी वाले लूप के अंदर देखो 2 करंट्स है तुम्हारे पास। अच्छा, अब डी वाले में आ गए, ठीक है। तो डी के अंदर देखो कितनी करंट्स है तुम्हारे पास, I1 I2 I3 सब मर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो सबको उठा लो, I1 I2 I3 सबके सब आ गए, म्यू नॉट है, तो ये हो गया -I1 + I2 + I3, ठीक है। डी के अंदर I3 आ रहा है, बाकी और कहीं नहीं आ रहा है। तो इसको इवेलुएट करके देख लेना, जितने भी जो भी आंसर्स वगैरह आए तुम्हारे पास, ठीक है। इवेलुएट करके देख लेना, अपना न्यूमेरिकल वैल्यूज तो तुम्हारे सामने दी ही हुई है, ठीक है बात। अच्छा, तो ठीक है देन, इस टॉपिक को यहाँ हम लोग ओवर करते हैं। जो जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ एम्पियर्स लॉ वाले, वो प्रूफ इज़ नॉट इन योर सिलेबस, पर फिर भी उसको देख लेना एक बार। 5-10 मिनट का वो वीडियो होगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ उसमें नई बात अगर निकल गई डिस्कशन लायक तो फिर उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट का और रहेगा, उसको भी देख लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जहाँ तक अभी जितनी बातचीत एक्चुअल मैंने की है इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है बात, अच्छे से। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहाँ हम लोग ओवर करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस है ना, पहले तो प्रूफ वाला वीडियो आएगा, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसमें सोलेनॉइड, टोरॉइड और फिर इन्फिनिट प्लेन शीट, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा। इन्फिनिट वायर को तो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर को मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चारों एप्लीकेशंस फिर से एक और वीडियो भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके तुम्हारे पास आ जाएंगी, आज तो नहीं, ठीक है, आ जाएंगे लेकिन, ठीक है देन, अभी इसको ओवर करते हैं यहाँ पर, ओके।